स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और सब्जेक्ट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम देख रहे थे कि एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ का जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस सिलसिले में हमने पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कुछ रेशियोज़ डिस्कस की थी। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने किन रेशियोज़ पे बात की थी और किन के फार्मूलाज को सीखा था। अगर आप उन पे एक नज़र डालें तो पहले लेक्चर में जो रेशियोज़ हमने पढ़ी थी उनमें नंबर 1 था अकाउंट्स रिसीवेबल आर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 एसेट टेस्ट रेशियो आर लिक्विड रेशियो आर क्विक रेशियो, नंबर 3 कैश टू करंट लायबिलिटीज़ रेशियो, नंबर 4 क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 5 करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में नंबर 6 पे था करंट रेशियो, 7 डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू नेट वर्थ रेशियो, नंबर 8 अर्निंग पर शेयर, 9 फिक्स्ड एसेट्स रेशियो और नंबर 10 था फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो। तो ये वो कुछ रेशियोज थी जिनको हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इनके फार्मूलाज हमने पढ़ लिए थे। आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम मज़ीद कुछ रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे और वो कुछ यूँ हैं। नंबर 11 है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 12 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस रेशियो, नंबर 13 इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नंबर 14 लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो और 15 है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हम इन 5 रेशियोज़ का फार्मूला जो हैं वो चेक करते हैं और देखते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से पॉइंट्स हमें दरकार होंगे जिनको अगर हम सॉल्व करें तो ये रेशियोज़ जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फार्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि कारोबार का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कारोबार की नेट सेल कितनी है। इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस रेशियो। इसका फार्मूला बनता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी EBIT ओवर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये EBIT जो है ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्वेश्चन में से। और ये कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट होगी? EBIT इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। यानी आपको ऐसा नेट प्रॉफिट चाहिए जो कि टैक्स कैलकुलेट करने से पहले का हो और उसमें आपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्लस कर देने हैं। इस तरीके से आपको EBIT जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसको आप इंटरेस्ट चार्जेस के ऊपर डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट होगी। इसके बाद फिर आता है इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में से फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें एवरेज इन्वेंट्री जो है वो कुछ इस तरह फाइंड आउट होगी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पर। यानी क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए गए हैं इन दोनों को प्लस कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। लेकिन अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से कोई एक चीज़ दी गई है तो फिर आपने इसको डिवाइड नहीं करना, बल्कि जो भी स्टॉक दिया गया है उसकी अमाउंट जो दी गई है उसी को आपने एवरेज इन्वेंट्री कंसिडर कर लेना है। इसके बाद आता है फिर CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये कैसे फाइंड आउट होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और फिर इसमें से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप माइनस कर दें तो बाकी आपके पास जो बचेगा वो CGS होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर आपको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह का डाटा क्वेश्चन में दिया गया हो कि CGS इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जितना ग्रॉस प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया है उसको सेल में से माइनस कर दीजिए, बाकी आपके पास CGS बच जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री जब आपको मालूम हो जाए इस दोनों को डिवाइड कीजिए, आपके पास इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बाकी बच जाएगा। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो। इसका फार्मूला है टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर शेयर होल्डर्स फंड्स। लॉन्ग टर्म
डेट्स ओवर शेयर होल्डर्स फंड। अब ये दोनों रकमें भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी क्वेश्चन में से, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड जो है वो किसके बराबर होते हैं, शेयर कैपिटल। इसमें अगर आप रिजर्व प्लस कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस कर दें और प्रीमियम अमाउंट को प्लस कर दें तो आपके पास शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी बच जाएगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रीमियम, ये आपके पास शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी होगा। और लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू मॉर्गेज लोन प्लस डिबेंचर्स। मॉर्गेज लोन और डिबेंचर्स को अगर आप प्लस कर दें तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे। यहाँ पे एक ज़िमनी बात है, उसको याद रखिएगा। अगर शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स दोनों को प्लस कर दिया जाए, इन दोनों रकमों को आपस में प्लस कर दिया जाए, तो उस सूरत में आपके पास लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो आपको फाइंड आउट होंगे। ये भी किसी क्वेश्चन में किसी रेशो में हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और हमें इससे काम लेना पड़ता है। तो अगर शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हमें जो चीज़ हासिल होगी उसको लॉन्ग टर्म फंड्स कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रेशो है वो है नेट प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन में से जो नेट प्रॉफिट आप फाइंड आउट करेंगे और जो नेट सेल आपके पास होगी, दोनों को डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह नेट प्रॉफिट रेशो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कुछ अकाउंटिंग रेशोज़ जिनको आज हमने डिस्कस किया और इनके फार्मूला हमने देखे। अभी मज़ीद कुछ अकाउंटिंग रेशोज़ बाकी हैं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।